अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैफुल्लाह और आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम PHP के अंदर जो है वो किस तरह से काम करेंगे। PHP हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, इसके बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो जो भी आपका प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर उसको आप खुद से बना सकें कि बजाय आप किसी और से बनाएं। आप कोशिश कर सकते हैं इसके बेस पे कि आप खुद बना सकें। ठीक है, तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बेसिकली देख लेते हैं कि PHP है क्या है। PHP जो है वो एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं डायनेमिक इंटरेक्टिव वेब पेजेस बनाने के लिए। ठीक है, ये एक वाइडली यूज़ होने वाला अल्टरनेटिव जो है हमारे पास रिसोर्स है जिसके थ्रू हम अपनी वेब एप्लीकेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ASP की जो है हम उसके अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर हम PHP को जो है वो अपने पास यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के बेसिकली जो हैं हम एप्लीकेशन को बना सकते हैं जो सभी हम माइक्रोसॉफ्ट ASP के अंदर बनाते थे वो सभी जो है हम वो यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। इसमें हमारे पास जो है हमें प्री रिक्विजिट्स हैं कुछ हमारे पास कि अगर आप अभी ये ट्यूटोरियल देखना स्टार्ट किया अभी आपने तो आपके लिए प्री रिक्विजिट है कि आप जो है सबसे पहले HTML या XHTML जो है वो देखी हो आपने, वो आपको आती हो और साथ जो है वो जावास्क्रिप्ट आती हो। ये बेसिक लेवल की यहाँ इनकी अंडरस्टैंडिंग हो तो तब भी चलेगा। अगर आपको इन ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं तो देन आपको जो है इस ट्यूटोरियल में आगे जो है वो इश्यूज आ सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इससे स्टार्ट करने से पहले अपनी जो बेसिक्स हैं HTML और जावास्क्रिप्ट की आप वो अपनी क्लियर कर लें, देन फिर आगे जो है वो फर्दर है क्योंकि स्टेप वाइज काम होता है। अगर स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको जो है वो इस ट्यूटोरियल की समझ नहीं आएगी तो फिर आप वीडियो वगैरह के ऊपर ब्लेम करेंगे। सो बेहतर है कि आप जाके उससे पहले ये बेसिक जो आपने वो क्लियर करना है। अच्छा, अब PHP है क्या? PHP जो है वो स्टैंड करती है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के लिए। ठीक है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सो उसके बाद ये हम इसे यूज़ करते हैं जो वो सर्वर साइड पे यूज़ करते हैं। सर्वर साइड पे ये एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वहीं पे सारा जो भी इसका फंक्शन है वो रन होता है। फंक्शन रन होने के बाद क्या होता है कि इसकी आउटपुट जो है वो जनरेट होती है और वो आउटपुट हमें ब्राउजर के अंदर नजर आती है HTML की फॉर्म में। हम अपने इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है वो देखने वाले जो हैं PHP को वो हम इसको आगे इसको लेके चलेंगे। हमारे पास डिफरेंट तरह के जो हैं वो डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। हम PHP को यूज़ करते हुए इनके साथ हम वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है MySQL, इन्फॉर्मिक्स, ओरेकल, साइबेस, सॉलिड, PostgreSQL है, जेनेरिक DBC है। ठीक है, और भी काफ़ी डेटाबेसेस हैं जिनके साथ हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमने जो इस ट्यूटोरियल के अंदर देखना है वो हम देखेंगे कि हम MySQL के साथ किस तरह से PHP को यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो देखते हैं आगे। अच्छा, अब PHP की फाइल हमारे पास होती किस तरह की है? PHP की फाइल जो है वो हमारे पास होती है उसकी एंडिंग जो है वो .php के साथ होगी या .php3 के साथ हो सकती है या फिर .html के साथ भी हो सकती है। इसकी फाइल के अंदर जो है हमारे पास वो हम कंटेन जो करते हैं टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट के अलावा हम इसके अंदर जो है वो HTML टैग्स भी होते हैं। इसके अंदर स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जो है हम वो भी इसके अंदर लिखते हैं PHP के फाइल के अंदर। ठीक है, अब PHP का हमने बेसिक देख लिया कि PHP है क्या, तो आगे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि MySQL जो है वो क्या है ताकि हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स जो है वो थोड़ी बहुत वो क्लियर हो जाए ताकि फिर हम आगे अपना फर्दर इस ट्यूटोरियल को जो है वो कंटिन्यू कर सकें। सो MySQL जो है ये एक डेटाबेस सर्वर है। ठीक है, स्मॉल और लार्ज एप्लीकेशंस जो हैं वो इसको यूज़ करते हुए बनती हैं। ये सपोर्ट जो करता है वो SQL को सपोर्ट करता है। MySQL जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कि हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हम MySQL का जो है वो यूज़ कर सकते हैं और ये फ्री है। इसे डाउनलोड करना और इसे इस्तेमाल करना फ्री है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन एज अ डेटाबेस अपनी बना के चलाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली जिसके पास ये होस्ट हुआ होगा
वो आपको इसका जो है वो चार्ज करेगा, वहाँ पे ये फ्री नहीं है। आप वैसे अगर लोकली अपने सिस्टम में यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये जो टूल है, सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री है, लेकिन इसको जो स्टोर करते हैं हम मोस्टली वेबसाइट्स बनाने के लिए जब ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो वो फ्री नहीं आता है। उसके लिए जो है वो आपको कंपनीज को पे करना पड़ता है जहाँ पे भी आपने इसे होस्ट किया होता है। अच्छा, अब हम एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं लार्ज स्केल की, ठीक है। हम उसके अंदर C# को भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसके अंदर ASP.NET वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जावा को यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम PHP ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? PHP को हम इसलिए बेसिकली यूज़ कर रहे हैं कि ये रन करती है सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ये रन करती है, कंपैटिबल है ऑलमोस्ट सभी सर्वर्स के लिए जो आजकल यूज़ होते हैं, अपाची IIS और भी काफ़ी सर्वर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल जिनके ऊपर जो है PHP सपोर्ट करती है। PHP जो है वो है भी फ्री है, ठीक है। इस वजह से हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास एक फ्री ऑनलाइन टूल अवेलेबल है, ईजी टू लर्न है, ठीक है, और एफिशिएंट जो है ये इसकी वर्किंग है। सो बेसिक दोनों का हमें पता चल गया कि MySQL क्या है और PHP क्या है। हमने आगे अब अपना काम स्टार्ट कहाँ से करना है। सो इसके लिए जो है वो कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई ना कोई सर्वर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने यूज़ करना है PHP को, तो हम इसे विदाउट किसी सर्वर के यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास कोई ना कोई सर्वर जो है वो मौजूद होना चाहिए। और MySQL जो है वो भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, MySQL को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ टूल सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोवाइडेड है कुछ ऑनलाइन, तो हम उनकी हेल्प के थ्रू जो है वो कर सकते हैं अपना काम अपने लोकल सिस्टम के ऊपर इन्हें इंस्टॉल करके लोकली हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमें इसके अंदर होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप कोई होस्टिंग पैकेज जो है वो परचेज़ कर लें, GoDaddy पे जाके आप डोमेन परचेज़ कर लें, ठीक है, और उसे जो है वो कनेक्ट कर लें। अगर थोड़ी अच्छी, अगर आपकी रेंज थोड़ी ज़रा बेहतर है, ठीक है, तो आप ब्लू होस्ट पे चले जाएं, वहाँ से आपको जो है प्रीमियम लेवल की जो है वो डोमेन होस्टिंग वगैरह जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। और बेसिकली हमारा जो ट्यूटोरियल है ये रहेगा लोकल लेवल पे, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हम अपने सिस्टम के ऊपर किस तरह से PHP को, MySQL वगैरह को हम रन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो XAMPP है। आप इसके अलावा भी अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं, WAMP है, MAMP है, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे वो है XAMPP। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास अब क्या है। सो अब हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर ली हुई है। सो आगे वर्क स्टार्ट करने से पहले बेहतर है कि हमारे पास जो है वो इंस्टॉलेशन के जो टूल्स हैं वो कंप्लीट हों, ताकि आगे हम अपना फर्दर वर्क जो है वो कंटिन्यू कर सकें। सो आगे मैं अपने चल जाता हूँ ब्राउज़र पे, ताकि आपको जो है बता सकूँ कि हम किस तरह से जो है अपने पास वो कर सकते हैं ये टूल्स वगैरह इंस्टॉल। तो जी मैं अपने ब्राउज़र पे आ चुका हूँ। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने पास जो है यहाँ पे वो सर्च करना है XAMPP को, ठीक है, ताकि हम उसे इंस्टॉल कर सकें। आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे आके आपने सर्च करना है XAMPP डाउनलोड, लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगी, तो लिख के आगे देखते हैं। आगे हमारे पास जो है यहाँ पे अपाची सर्वर्स के जो वेबसाइट्स हैं वो आगे हम चले जाते हैं, विजिट कर जाते हैं फर्स्ट लिंक पे, तो हमारे पास आगे डाउनलोड का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आया तो आपको आगे मेरे पास यहाँ पे सजेशंस आ रही हैं कि विंडोज़ यूज़र हूँ तो विंडो के लिए मैं जो उनके अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वर्जन्स के साथ वो प्रोवाइडेड है, यहाँ पे मैं वो डाउनलोड कर सकता हूँ। नीचे मेरे पास लिनक्स अगर मेरा OS तो उसके लिए भी अवेलेबल है। अगर उसके अलावा जो सा भी आपका OS है, ठीक है, उसके लिए सभी के लिए मोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप यहाँ से जो है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। सो इस वीडियो के बाद आगे हम फर्दर बनाएंगे वर्डप्रेस के ऊपर वीडियो, और इसके साथ हम एडवांस लेवल के भी कुछ मेरे कोर्सेज आएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स करते हैं तो दैन जो है मैं समझूंगा कि हाँ ठीक है, वीडियोस जो मेरी हेल्पफुल हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तभी, अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा। सो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, सो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। सो यहाँ से आगे आप लोगों ने देख लेना कि आपका सिस्टम कौन सा है। मेरे पास जो है मेरा सिस्टम जो है वो 64 बिट है, तो उसका कोडिंग जो है यहाँ से मैं 64 बिट पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ से डाउनलोडिंग पेज पर चला जाता है, और ये डाउनलोडिंग जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ। तो मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे ये डाउनलोड
करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने इस तरह से यहाँ से आके इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ओपन करना है, आपके पास ये डाउनलोड के फोल्डर्स में जाएगा, उसे वहाँ से जाके आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन कर लेना है और मैं फ़िलहाल इसकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ ताकि हम बाकी का टूल्स जो है वो देख सकें। हमारे पास जो है वो XAMPP आ गया। तो क्या ये इनफ है हमारे आगे वर्क को स्टार्ट करने के लिए? नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ XAMPP है। अभी हमें एक एडिटर की ज़रूरत होगी जिसके अंदर हम अपना काम कर सकेंगे। सो हम इस ट्यूटोरियल के अंदर जो देखेंगे वो होगा विजुअल स्टूडियो, ठीक है। सो हम यहाँ से विजुअल स्टूडियो जो है वो भी देख लेते हैं। मैंने सर्च किया विजुअल स्टूडियो, तो मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट आईडी ही आती है। मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो को। तो यहाँ पे अब दो चीज़ें हमारे पास, एक विजुअल स्टूडियो है और एक विजुअल स्टूडियो कोड है। सो आपने क्या करना है कि आपने विजुअल स्टूडियो को नहीं यहाँ से करना है, आपने विजुअल स्टूडियो कोड को जो है उसे करना है, जो कि एक आईडी है हमारे पास। यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। आपने यहाँ से अपना 64 बिट मेरा सिस्टम है वो, तो उसे खुद ही जो है वो फेच करके यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, रॉन्ग शो हो रहा है, मोर पे जाके मजीद ऑप्शंस हैं, आप वहाँ से देख लें। यहाँ से आपको कंप्लीट जो है वो इसकी नज़र आ जाएगी ऑप्शंस कि आप कौन सा जो है वो यहाँ से डाउनलोड करें। सो आपने भी इसे यहाँ से आके डाउनलोड पे क्लिक करना है। विंडो 10, 7, 8 के लिए जो है ये सपोर्ट करता है, मोस्ट अभी के लिए सपोर्ट करता है। सो मेरे पास यहाँ पे इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो मेरे पास ये भी ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसे भी यहाँ से मुझे डाउनलोड नहीं करूँगा। आपने क्या करना है कि आपने आके इसे जो है वो डाउनलोड करने के बाद आपने अपने पास इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है वो जो भी आपका इशू होगा, जितना मैक्सिमम हो सकेगा, मैं आपका जो है वो इशू रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं कमेंट से भी रीड करूँगा जो भी आते हैं। सो किसी को जो भी इशू हो आपने मुझे बताना है। अभी तक का जो है वो हमने अपना डाउनलोड कर लिया, XAMPP को भी हमने विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर लिया। अगर अभी तक आपने डाउनलोड कर लिया तो कमेंट में जाके मुझे बताए कि आपके पास जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने टूल्स सेटअप ये मैसेज नीचे जो है वो टाइप करना है और आपने कमेंट कर देना उसे, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स का जो है वो इतना काम हो चुका हुआ है। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अभी जो टूल्स हैं इसके वो इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आगे अपना जो है वो देख लेते हैं बाकी का काम। हम वापस आ गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर जहाँ से हमने इसे स्किप किया था। सो यहीं से आगे हम अपना फर्दर वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जी हमने अपने पास जो है वो इंस्टॉलेशन जो है वो उसका प्रोसेस कर लिया हुआ है। तो इंस्टॉलेशन के बाद अब हम आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे अपना वर्क आगे का, ठीक है। इंस्टॉलेशन के अंदर जो जो टूल्स रिक्वायर्ड थे वो तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं, आगे अब देखते हैं कि अब हम PHP सीखने स्टार्ट करने लगे हैं। अब यहाँ से अगेन कहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और साथ बेल के लगे आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। सो आप लोगों के लिए जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो आप लोग ज़रूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की जानिब। तो हमारे पास जो है वो PHP का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है कि हमारे पास PHP का बेसिक सिंटैक्स जो है उसके अंदर लेसन साइन आता है, देन हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है और आगे हमारे पास होता है PHP लिखना होता है। हमने PHP लिखने के बाद आगे जितना भी हमारा PHP का कोड होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कोड एंडिंग जो है हमारे पास इसका टैग का वो होता है हमारे पास कि हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद हम आगे अपना ग्रेटर देन का साइन जो है वो लिखते हैं। तो ये है तो हमारा था बेसिक सिंटैक्स PHP के अंदर। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम जो है वो यहाँ पे इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ PHP को लिखे बगैर जो हम अपने एंगल ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएं और दरम्यान में अपना जो कोड है वो स्टार्ट कर दें। लेकिन ये जो है वो रिकमेंडेड वे नहीं है, ये कंपैटिबिलिटी के लिए जो है वो थोड़ा सा मसला करता है। तो इस वजह से हम जो है मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हम दरम्यान में यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग टैग के साथ PHP भी लिखें, ठीक है। तो अपने में मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोड लिखें तो साथ इसके PHP जो जरूर लिखा करें। उसके बगैर भी काम तो हो जाते, लेकिन आप PHP लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
अब आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि PHP का जो बेसिक सिंटैक्स है वो कौन सा है। PHP का बेसिक सिंटैक्स जो है वो बेसिक सिंटैक्स के अंदर लास्ट में हमारे पास जो इसकी एक्सटेंशन है वो कौन सी है। PHP की बेसिकली एक्सटेंशन जो वो .php भी आती है, .php3 भी आती है, और इस तरह से और भी एक्सटेंशंस हैं जो कि PHP को सपोर्ट करती हैं। तो आप लोगों ने जब भी फाइल क्रिएट करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप फाइल को क्रिएट करने के बाद उसकी जो एक्सटेंशन है वो .php ही लगाएं, ठीक है जी। और PHP की जो हमारे पास फाइल होती है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह का जो कोड है वो सपोर्ट करता है। हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम इसके अंदर HTML लिख सकते हैं, हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप का जो है वो कोड लिख सकते हैं, इवन कि हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है इस तरह से। तो हम सभी जो है वो लैंग्वेजेस इसके अंदर PHP के अंदर यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो बेसिक आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास एग्जैक्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके थ्रू अब हमें आइडिया हो सकेगा कि हम किस तरह से PHP के अंदर अब एग्जैक्टली वर्क करेंगे। हमें बेसिक पता चल गया कि हमें टूल कौन सा यूज़ करना है, ठीक है जी। हमने देख लिया कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे। उसके अलावा अब हम जो है वो बेसिक हमें पता भी चल गया कि हम PHP क्यों यूज़ कर रहे हैं, टूल्स क्यों से यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ कर रहे हैं। आगे अब हमारा वर्क है कि हम स्टार्ट करें, कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। सो अब हमारे पास जो है नॉर्मली जो PHP का कोड है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग टैग आप HTML के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि आप PHP से स्टार्ट करेंगे, PHP के अंदर जाके लिखेंगे। आप HTML के अंदर भी इसे एम्बेड कर सकते हैं, अपने PHP के कोड को PHP के अंदर एम्बेड कर सकते हैं HTML के कोड को। इस तरह से कोई इशू नहीं है, आप दोनों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग और HTML का, और वो नीचे क्लोज हो रहा है। उसके बाद इसी तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, बॉडी का टैग नीचे बंद हो रहा है। PHP का टैग जो है वो मैंने जैसे बताया कि एंगल ब्रैकेट साथ क्वेश्चन मार्क और स्टार्ट में हमने लिखना था PHP और नीचे ये बंद हो गया। उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। एको कर रहे हैं हम हेलो वर्ल्ड, स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमें नजर आना चाहिए हेलो वर्ल्ड। सो ये तो हमें देख लिया कि भाई ये बेसिक एग्जांपल है कि हम किस तरह से हेलो वर्ल्ड जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। अब साथ हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो टूल को यूज़ करते हुए हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। सो वो देख लेते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो अपने पास इंस्टॉल कर लिए होंगे दोनों सॉफ्टवेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। मैं अपना ओपन कर लेता हूँ अपने पास। जब आप XAMPP को ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि अपने XAMPP को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आके आपने अपाची के ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना है स्टार्ट पे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास अपाची सर्वर जो है वो सिस्टम के ऊपर लोकली अब रन हो रहा है। तो हम इसकी वजह से इसे यूज़ करते हुए अपना जो काम है जितना भी सर्वर साइड का वो कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हम सर्वर साइड का काम किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं इसे जो है यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो ये बैकग्राउंड के ऊपर चलता रहेगा। आगे मैं अपने पास ओपन कर देता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर में, आपको दिखा देता हूँ कि हम किस जगह पे जाके अपना काम करेंगे। अपने सी ड्राइव में आ जाना अपने पास, ठीक है। सी ड्राइव अपनी जो है वो आपने ओपन कर लेनी। सी ड्राइव ओपन करने के बाद आपने चले जाना है XAMPP के फोल्डर में। XAMPP के फोल्डर में जाएंगे तो आगे आपके पास आएगा ये htdocs के नाम से फोल्डर। तो आपने क्या करना है कि आपने इस htdocs के नाम से जो फोल्डर है इसके अंदर चले जाना है और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है अपना, ठीक है। आपने उसका नाम जो है वो रख लेना है EasySolve4View रख लेंगे, जो भी आप अपनी मर्जी से रखना चाहें वो आपने रख लेना। तो मैं यहाँ से ओपन करके आगे अब अपना फोल्डर का नाम जो है वो रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया था। क्रिएट करने के बाद मैं अपने इस फोल्डर में आ चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने पास जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आपने क्या करना है कि अगर तो आपने सक्सेसफुली इसे इंस्टॉल किया तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे थे कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ओपन विद की ऑप्शन आती है। आप यहाँ से ओपन विद से भी इसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रही तो आपने क्या करना है अपने सिस्टम पे डेस्कटॉप पे चले जाना है। डेस्कटॉप पे जाकर वहाँ पे आपके पास इसका आइकन आ रहा होगा, आपने वहाँ से इसे ओपन कर लेना। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है तो मैं यहीं से इसे ओपन कर दूंगा। जी मेरे पास ये जो है ओपन हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये सेम उसी फोल्डर में ओपन हुआ है जिस फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक करके ओपन किया था। तो अगर आप डेस्कटॉप से ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इशू आता है कि आपको जो है वो मैनुअली जाके अपने पास ओपन करना पड़ता है, इसके एग्जैक्ट फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ता है, देन आपके पास जो है इसका वो एग्जैक्ट फोल्डर ओपन होता है। तो राइट क्लिक करने से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हमें वो जाके दोबारा से ओपन करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली वहीं से जो है वो हमारे पास ओपन हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि अब इस पे वर्क स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू फोल्डर है और न्यू फाइल है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल क्रिएट होगी। इस पे हमने क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है index.php। एक्सटेंशन याद है ना आप लोगों को, एक्सटेंशन मैंने बताई थी इसकी PHP होनी चाहिए .php।
तो मेक श्योर करना कि एक्सटेंशन जो है वो इसकी .php ही आप रखें। और जब भी हम क्रिएट करते हैं सर्वर साइड पे फाइल, तो हमेशा आपने याद रखना है कि इंडेक्स नाम से जो भी फाइल होगी सर्वर के अंदर मौजूद, सर्वर डायरेक्टरी में किसी भी मौजूद, तो जो भी इंडेक्स नाम से फाइल होती है वो हमेशा सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। अगर इंडेक्स उसे फाइल नहीं मिलती है तो देन क्या करता है कि वो जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सभी को लिस्ट कर देता है वहाँ पे ब्राउजर पे हमारे पास, ठीक है। और वो हमें फिर खुद से सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें कौन सी फाइल को जो है वो आगे ओपन करना है। अगर वहाँ पे इंडेक्स नाम की फाइल मौजूद होगी तो सर्वर को पता होता है कि हाँ ये इंडेक्स नाम की फाइल जो है ये मेरे लिए रखी गई है यहाँ पे और मैंने जब इसे अब ओपन करना है। तो हमने यहाँ पे जो है अब अपने पास इंडेक्स नाम से फाइल जो है वो मैंने नाम रख दिया इसका। मैं एंटर क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे फाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो सिंपल सिंटैक्स जो है वो PHP यहाँ पे HTML का पहले वो लिख लेते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आए। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हमारे पास जो है एक शॉर्टकट की है यहाँ पे कि हम HTML और :7 लिखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमारा कोड जो है वो खुद ब खुद ही क्रिएट हो जाता है। HTML का बेसिक कोड जो होता है ना वो हमारे पास क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं टाइटल में इसके लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं बॉडी के टैग के अंदर। जिस तरह से मैंने अपनी एग्जांपल के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यहाँ पे बॉडी के अंदर जाके अपना PHP का कोड यूज़ करेंगे। आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो है हमें ब्राउज़र के ऊपर जो शो करवाना है तो इस वजह से हम यहाँ पे जो है वो HTML के अंदर लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे आके अपना जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क आगे PHP और इसी तरह से क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट। तो मेरे पास ये बेसिक इसका जो है सिंटैक्स वो आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एको लिखूंगा और आगे मैं लिख दूंगा इसके डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमें यहाँ पे डबल कोट्स को जो है वो यूज करना पड़ेगा। हम हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि नॉर्मली सभी लैंग्वेजेस के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले इसी को चेक करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप हुआ है या नहीं। इस सेटअप को चेक करने के लिए हम जो है वो नॉर्मली हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करवाते हैं। मैंने फाइल जो है यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुकी है, सिंपली से Ctrl+S करके सेव करेंगे और उसके बाद हम अपने जाके ब्राउजर में इसे ओपन करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से जो है वो नीचे डाउन कर लेता हूँ और मैं अपने पास जो है ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है ब्राउजर मेरा ओपन हो गया। आगे मैं अपने पास ओपन करूँगा इसका सर्वर। तो किस तरह से ओपन करते हैं, मैं जो मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा टैब्स ओपन है मैं उन्हें बंद कर लेता हूँ। आगे अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने आके लिखना है लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट लिख के आपने एंटर कर देना। तो अगर तो आपके पास सैम सर्वर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है तो आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास लोकली सैम जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है, ठीक है। ये पेज आ जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पास इंस्टॉल्ड है। तो आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने यहाँ से डैशबोर्ड को रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे एग्जैक्ट वही फोल्डर का नेम लिखना है जो कि आपके पास वहाँ पे आपने बनाया था htdocs के अंदर जाकर। मैंने अपने पास यहाँ पे बनाया था इजी सोल्व फॉर व्यू के नाम से। सो आपने जो भी जिस भी नाम से बनाया हुआ आपने उस नाम से यहाँ पे वो नाम यहाँ पे सेम आपने उसका एंटर करना है, ठीक है। और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास बूम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ जो है वो शो हो रहा है। तो फाइनली अब हमने अपने पास जो है वो सेटअप कर लिया अपना सारा और उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड जो है वो भी अपने पास प्रिंट करवा के देख लिया कि हमारे पास सक्सेसफुली PHP जो है वो अब वर्क कर रही है एक लोकल सर्वर के ऊपर। अब हमने इसे रन करके भी देख लिया जिससे हमें आइडिया हो गया कि अब बाकी हमारे पास अब रिजल्ट आ रहा है। कुछ आउटपुट से जो है वो थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा जो है वो रिजल्ट भी दिखा देंगे किस तरह से हम एनवायरनमेंट को यूज करते हैं। तो जी हम अपना बेसिक जो है वो देख चुके थे यहाँ पे कोड। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जब भी कोड लिखें उसके लास्ट पे सेमीकोलन जो है वो जरूरी होता है हर लाइन को स्टॉप करने के लिए। हमने एक लाइन लिख दिया तो लाइन की एंडिंग जो है यहाँ पे हमारे पास वो सेमीकोलन के थ्रू होती है। तो आपने सेमीकोलन जो है वो मेक श्योर करना है कि हर जगह पे आपने लगाना है। जैसे ही लाइन एंड हो आपने सेमीकोलन लगाना है अपना। हमने लास्ट अपनी एग्जांपल के अंदर जो है वो एको को देखा। तो बेसिकली हमारे पास इस तरह से दो स्टेटमेंट्स हैं मौजूद आउटपुट को शो करवाने के लिए, टेक्स्ट आउटपुट को शो करवाने के लिए स्क्रीन पे, एको और प्रिंट। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास के हम कमेंट्स इसके अंदर किस तरह से करेंगे। PHP के अंदर अगर हमने किसी लाइन को कमेंट करना तो किस तरह से करेंगे। तो ये सिंपल से इसका सिंटैक्स है जैसे हम C++ वगैरह में करते रहे हैं। हम डबल स्लैश के थ्रू सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं। हम स्लैश और स्टैटिक को लगा के हम डबल लाइन जो है कमेंट को भी कर सकते हैं। मींस कि हम मल्टीपल लाइंस को एक टाइम में भी कमेंट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है जी।
हमने PHP का कोड लिखा, PHP का कोड लिखने के बाद हमने यहाँ पे जो है ये नीचे डबल लाइंस के थ्रू हमने सिंगल लाइन को कमेंट किया हुआ है, उसके बाद हमने एक ब्लॉक को कमेंट किया हुआ है / और साथ उसके स्टैटिक लगा के। हमने देख लिया कि कमेंट किस तरह करते हैं। तो आगे अब हम चलते हैं मजीद फर्दर कि अब हम बारी आ गई हमारे पास वेरिएबल्स को यूज़ करने की, कि हम PHP के अंदर वेरिएबल्स को किस तरह से जो है वो यूज़ करेंगे। वेरिएबल्स जो होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हम कुछ ना कुछ इन्हें वैल्यू असाइन कर देते हैं और उसके बाद हम जो है इसे आगे अपने मल्टीपल जगह पे यूज़ करते हैं, ताकि हमें बार बार हर जगह पे जाकर वैल्यू नहीं लिखनी पड़ती है। हम नॉर्मली इस वजह से वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने जो है ये स्कूल लेवल में भी पढ़े होंगे अलजेब्रा के अंदर कि हम कुछ ना कुछ एक्स लेट करते हैं, वाई लेट करते हैं, उसके बाद एक्स और वाई को आपस में मल्टीपल करते हैं, उनको प्लस करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल ऑपरेशंस जो थे हम उनके ऊपर करते थे परफॉर्म। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थी। तो इसी तरह से अगर आपको याद हो तो ये वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे हमारे पास। तो आगे हमारे पास ये वेरिएबल्स से स्टार्ट होते हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर जो है हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स अब किस तरह से वेरिएबल्स के अंदर हम काम करते हैं, वेरिएबल्स हम बनाते किस तरह से। हमने ये तो देख लिया कि वेरिएबल हम बनाते क्यों हैं, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि अब हम वेरिएबल बनाएंगे किस तरह से। हम वेरिएबल के अंदर जो है वो शॉर्ट नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक एक्स। और हम अगर चाहें मजीद डिस्क्रिप्टिव लिखना चाहें नाम, तो हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दी हुई है कार नेम, तो हम यहाँ से जो है वो इस तरह का वेरिएबल भी कोई बना सकते हैं। ये हम पे है कि हम किस तरह से जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो कोशिश किया करें जब भी आप बनाएं प्रोग्राम तो आपका काम जो है वो डिस्क्रिप्टिव हो, ताकि देखने वाले को जो भी आपका जो कोड देख रहा है उसे अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपने क्या काम यहाँ पे किया हुआ है। तो जी यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट रूल जो है हमारे पास के हमारा वेरिएबल का नाम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए $साइन के साथ। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी वेरिएबल बनाएं तो उससे पहले आप यहाँ पे $साइन लाजमी लगाएं। सो $साइन के बाद हमारे पास सेकंड रूल है कि जब भी हम अपना वेरिएबल क्रिएट करें तो वो स्टार्ट होना चाहिए किसी ना किसी लेटर से या अंडरस्कोर से, सेकंड रूल। और थर्ड रूल है कि हमारे पास जो हमारा वेरिएबल होगा उसके अंदर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो उसके अंदर लेटर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और साथ उसके अंदर अंडरस्कोर्स होने चाहिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जैसे आ जाते हैं तो वो आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, और वाइट स्पेसेस भी आप नहीं यहाँ पे यूज कर सकते इसके अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो फर्स्ट 4 रूल्स हैं वो समझ आ गए होंगे। तो फिफ्थ रूल जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि अगर आपने कॉल के अंदर आपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया और उसे अगेन यूज कर रहे हैं कैपिटल के साथ, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स दोनों में जो है वो काफी डिफरेंस आएगा जब भी आप यहाँ इस तरह से यूज करेंगे ना। तो हमने थ्योरी तो बहुत देख ली कि किस तरह से वेरिएबल बनता है, किस तरह से उसकी हमारे पास रूल्स हैं इन्हें बनाने के। तो आगे अब स्टार्ट कर लेते हैं कि हम एग्जैक्टली अ वेरिएबल बनाएंगे किस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ वे है, देख लेते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले $साइन, देन आगे वेरिएबल का नाम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और उसके बाद उसके आगे हमने वैल्यू असाइन कर देनी होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये यहाँ पे नीचे बनाई हुई है। तो सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे $साइन, उसके बाद माई कार्ड जो है वो वेरिएबल का नाम है, दरम्यान में इक्वल साइन है जो कि वैल्यू असाइनमेंट के लिए यूज होता है, और आगे हम इसे एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वोल्वो नाम से जो कि गाड़ी का नाम है, डबल कोट्स में, क्योंकि हम ये एक स्ट्रिंग है इस वजह से। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती तो हमें यहाँ पे डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली उसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एट दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना था, तो सेमीकोलन के बगैर आप यूज नहीं करेंगे इसे जब भी यूज करेंगे। हमने लास्ट एग्जांपल के अंदर जो हमने एक माई कार के नाम से वेरिएबल बनाया और उसके ऊपर आगे हमने वैल्यू जो है वो एक असाइन करवाई है जिसका नाम था गाड़ी का नाम था वो कि एक वोल्वो। ये तो था हमारा बेसिक एक वेरिएबल क्रिएट करना कि हम किस तरह से वेरिएबल क्रिएट करते हैं। एक चीज आपने माइंड में रखनी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ वैल्यू आपने असाइन लाजमी करनी है। अगर आप उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वो क्रिएट नहीं होता है। जब तक आप उसे वैल्यू असाइन नहीं करेंगे वो क्रिएट नहीं होगा। तो जी उसके लिए हमारे पास एक टिप है कि हम बगैर कोई भी वैल्यू असाइन किए किस तरह से काम करेंगे। तो बगैर कोई भी वैल्यू असाइन किए हम क्या करेंगे कि हम उसके असाइनमेंट में नल लिख देंगे तो वो वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अगर आप नल भी नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो वो वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा। आगे अब हम एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि टेक्स्ट वेरिएबल किस तरह से बनता है और एक न्यूमेरिक वेरिएबल किस तरह से बनता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जी हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट नाम से, दूसरा बनाया एक्स नाम से।
तो टेक्स्ट के अंदर हमने जो है डबल कोट्स के साथ एक स्ट्रिंग जो है वो पास की हुई है, हेलो वर्ल्ड। दूसरा जो है हमारे पास वो हमने एक न्यूमेरिक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने पास किया है 16। हमें ये तो पता चल रहा है कि हम इसमें एक के अंदर जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं और एक को स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास जो है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और दूसरा जो हमारे पास वो न्यूमेरिक वेरिएबल है। अगर हम फर्दर देखना चाहें कि ये किस तरह से होगा, क्योंकि अब हम जब सी प्लस प्लस वगैरह में काम करते थे, अगर आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर हमारे पास होता था कि हम स्टार्ट में उसकी डाटा टाइप बताते थे, डाटा टाइप बताने के बाद आगे हमारे पास वेरिएबल का हम नेम आता था, देन आगे हम उसे वैल्यू साइन करते थे उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे इस तरह से पीएचपी में वर्क नहीं करता है। तो देख लेते हैं कि पीएचपी में वर्क किस तरह से करता है। पीएचपी क्योंकि एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती है कि हम बताएं कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। डाटा टाइप जो है ये खुद ब खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली चेक करता है और उसको जो है वेरिएबल को कन्वर्ट कर देता है उसी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग। अगर हमने उसे कोई अरे असाइन करते हैं तो वो अरे में खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाता है, हमें अरे के लिए कुछ स्पेशली नहीं करना पड़ता है। जैसा कि अभी अब हमने देखा लास्ट एग्जांपल के अंदर कि हमने एक न्यूमेरिक वेरिएबल बनाया तो हमने नहीं उसे बताया कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है। हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया तो हमने उसे ये नहीं बताया कि ये एक स्ट्रिंग है, हमने सिंपली एक वेरिएबल का नाम रखा और आगे उसे हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो असाइन कर दी। सो वैल्यू की बेस पे जो है वो उसने खुद ब खुद ही इसे मेमोरी के अंदर जो है वो क्रिएट कर दिया इंट वाले को, इंट वाला ठीक है, खुद ब खुद ही उसने जो है वो न्यूमेरिक बेस पे चेक किया कि वैल्यू न्यूमेरिक आ रही है मेरे पास, मतलब कि ये एक इंट टाइप का वैल्यू मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग आ रही है, तो मतलब कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो जी हमने देख लिया कि वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब बात आ जाती है कि इनका स्कोप क्या है, कि हम इन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्कोप था C++ में भी और C लैंग्वेज के अंदर भी, तो बिल्कुल सेम वे में हमारे पास PHP के अंदर भी जो वेरिएबल के 4 स्कोप हैं, लोकल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, ठीक है, स्टैटिक स्कोप होता है और फोर्थ वन होता है पैरामीट्रिक स्कोप। सो बारी बारी करके देख लेते हैं इन सभी को थोड़ा। लोकल स्कोप जो है हमारे पास वो क्या होता है कि वेरिएबल एक ऐसा जो हमने क्रिएट किया होता है अपने पास किसी भी फंक्शन के अंदर, तो वो रखता है लोकल स्कोप। किस तरह से अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास एक ये PHP का कोड है, तो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है फंक्शन से अबव साइड पे $a=5। तो मैं उसके बाद इसे फंक्शन के अंदर अगर आके यूज करना चाहूँ, मैं यहाँ पे एको करूँ उस a को, तो क्या मुझे वैल्यू इसकी मिलेगी? तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो नहीं मिलने वाली है। एको के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। वो क्यों नहीं प्रिंट होगा? क्योंकि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि हमने उसे डिक्लेयर किया फंक्शन से बाहर आउटर साइड पे। तो हमें जब फंक्शन के अंदर यूज करना है तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि जी ये मेरे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है, मैं जिसे फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ। मैं अगर फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ कोई वेरिएबल, तो वो फंक्शन के अंदर फंक्शन कंसिडर करेगा जी ये मेरे अंदर अभी वेरिएबल को एक न्यू क्रिएट किया जा रहा है, ये न्यू वेरिएबल है, ये पहले से वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो ये फंक्शन उसे इस तरह से कंसीडर करेगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये इस तरह से कंसीडर करेगा, लेकिन अगर हमने यूज करना तो वो हम यूज किस तरह से करेंगे आगे देख लेते हैं। हमारे पास ग्लोबल स्कोप कौन सा होता है। ग्लोबल स्कोप जैसा कि मैंने बताया लास्ट एग्जांपल के अंदर, जो हमने फंक्शन के बाहर साइड पे जितने भी वेरिएबल क्रिएट किए वो सभी ग्लोबल्स हैं। लेकिन अब वो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब है कि वो हर जगह पे एक्सेस भी होना चाहिए। अगर ग्लोबल है तो ऑब्वियसली हम उसे यूज कर सकते हैं ग्लोबली, लेकिन लास्ट एग्जांपल में हम किस तरह से यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने उसके साथ एक चीज मिस कर दी थी, जो था ग्लोबल का कीवर्ड। यहाँ पे हमारे पास जो है एक ग्लोबल का कीवर्ड, ठीक है, जिसको हम यूज करते हुए उसे एक्सेस कर सकते थे फंक्शन के अंदर भी। तो आज जी एग्जांपल एक देख लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने जो है दो वेरिएबल्स अपने पास क्रिएट किया, मैं एक a नाम से दूसरा b नाम से, ठीक है, दोनों को 5 और 10 वैल्यू असाइन करवा दी है। उसके बाद अब फंक्शन के अंदर देखें कि फंक्शन के अंदर आके मैंने क्या किया कि यहाँ पे उनसे पहले एक कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया ग्लोबल। अब क्या हो रहा है कि अब फंक्शन को पता चल रहा है कि जी मेरे पास जो यहाँ पे फंक्शन के अंदर वेरिएबल दो यूज होने वाले हैं, $a नाम से और $b नाम से, ये दो ऑलरेडी डिक्लेयर हैं फंक्शन से बाहर किसी भी जगह पे। तो मैंने जो वैल्यू है वो फेच करनी है, वहां से बाहर से जो भी वैल्यू भी असाइन हुई थी, तो मैंने फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू जो है वो नहीं अभी देखनी, अभी मैंने देखनी कि इन्हें इनिशियली बाहर वाली वैल्यू कौन सी असाइन हुई है। तो यहाँ से फंक्शन जाएगा आउटर साइड पे 5 और 10 दोनों की वैल्यू लेके आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करें कि हम $b नाम से जो वेरिएबल था उसे री इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि +a और +b की जो इनिशियल वैल्यूज हैं 5 और 10 वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाती हैं। उसके बाद जब इनका सम अप होता है फंक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान, इन दोनों की वैल्यू का जो सम अप होने के बाद आंसर आता है 15, वो आंसर स्टोर हो जाएगा अगेन अब b के अंदर। तो उसके बाद अब जब हमारे पास यहाँ से फंक्शन कॉल होती है जनरेट,
यहाँ पे अब क्या होगा कि नीचे जब एको होता है तो एको होने से अब बी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट नहीं होगी, बी की वैल्यू जो है यहाँ पे अब वो 15 प्रिंट होगी, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है, तो जी आगे देखें, हमारे पास यहाँ ना एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि हम ग्लोबल जो है हमारे पास एक अरे भी क्रिएट होती है। जब हम कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं तो हमारे पास एक ग्लोबल अरे जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसके थ्रू हम ग्लोबली वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। और इस अरे का जो इंडेक्स होता है वो हमारे एग्जैक्टली वेरिएबल का नाम होता है। तो किस तरह से ये वर्क करती है इसके भी रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं इसे। तो जी यहाँ पे हमारे पास जो है इसका कोड है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने ए की वैल्यू साइन कर दी, बी को वैल्यू साइन कर दी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने फंक्शन के अंदर अब उस ग्लोबल अरे को यूज किया। इंडेक्स मैंने जैसे कि बताया था कि वो एग्जैक्ट फंक्शन का नाम होता है, तो सिर्फ हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, डॉलर साइन यहाँ पे लगाने की उसके साथ जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लोबल जो अरे है हमारे पास उसके साथ लगाने की जरूरत है। हमने क्या करना है कि हमने जो ग्लोबल है अरे वो नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद हमने एग्जैक्ट उसका इंडेक्स लिखा, इंडेक्स लिखने के बाद आगे हमने सेम वे में जैसे लास्ट में हमने प्लस की थी वैल्यूज, अगेन वैसे ही यहाँ पे भी प्लस कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे हमारे पास फंक्शन कॉल होता है जब माई टेस्ट के नाम से, और उसके बाद एको करेंगे तो बी की वैल्यू जो है वो अगेन 15 हमारे पास आएगी, बी की वैल्यू 10 नहीं आएगी। आप अपने पास ये एग्जांपल जो है वो करके देखिएगा, और अगर आपको कोई इशू है तो आप शेयर कीजिएगा। तो अगर आपके पास आंसर अगर करेक्ट आ जाए 15, तो आपने क्या करना है कि आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपके पास आंसर करेक्ट आ गया, लाइक ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू इज 15। इस तरह से आपने नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। अगर अब हमारे पास आ जाता है, हमने देख लिया लोकल देख लिया, हमने अपने पास ग्लोबल देख लिया, ठीक है, हमारा काम उसे चल जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टैटिक हम क्यों यूज करेंगे। बेसिकली हम स्टैटिक को यूज इसलिए करते हैं कि मैंने अगर लोकल वेरिएबल बनाया या मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया, तो वो जितनी देर मेरा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, जितनी देर फंक्शन कॉल होता रहेगा चलता रहेगा, वो वेरिएबल भी वहां पे मौजूद रहेगा। जैसे ही मेरा फंक्शन जो है वो बंद होता है, मेरे फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो वो कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है कि वो वेरिएबल जो है वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो हम अगर चाह रहे हैं कि वो जो वेरिएबल है हमारा क्रिएट किया वो स्टिल वहां पे ही मौजूद रहे, वो रिमूव हाँ हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैटिक स्कोप को, स्टैटिक वेरिएबल्स को, जो कि डिलीट नहीं होता है अगर हमारा फंक्शन एक कंप्लीट रन हो चुका हुआ उसके बाद भी। ठीक है, हमने देख लिया लोकल ग्लोबल भी देख लिया और हमने स्टैटिक भी देख लिया। अब आ जाती है बारी हमारे पास पैरामीट्रिक की। पैरामीट्रिक क्या होता है कि हम जब कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो मोस्टली हम फंक्शंस के अंदर उन्हें बताते हैं कोई ना कोई हम अपने से वैल्यू सेंड कर रहे हैं। बेसिकली हम फंक्शंस इसीलिए यूज करते हैं ना कि हमारा काम जो है वो कम हो सके, हमें बार बार रिपीटिवली काम ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दो वैल्यूज का सम कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा कि बारी बारी दोनों को सम करने के बजाय मैं एक फंक्शन बनाकर रखूंगा और इसे बारी बारी सिर्फ वैल्यू सेंड करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है, माई टेस्ट के नाम से फंक्शन मौजूद है जिसके अंदर दो पैरामीटर्स आ रहे हैं, पैरा 1 और पैरा 2 के नाम से। ये तो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे तो होगा क्या जी, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इसे दो पैरामीटर रिसीव होंगे और फंक्शन के अंदर फर्दर वो वर्क करेंगे। तो मजीद हम देखेंगे इन पैरामीटर्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में अपने आने वाले आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं हमारे पास कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क है हमारे पास स्ट्रिंग का, तो उसे देख लेते हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम के स्ट्रिंग किस तरह से यूज करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। सेम वे में हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल एक क्रिएट किया हुआ है, देख लेते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल है ये मेरे पास, मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट किया $टेक्स्ट, उसे वैल्यू भी असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड। अब बारी है इसको प्रिंट करवाने की, तो मैंने प्रिंट करवाने के लिए क्या किया कि मैंने एको के बजाय एको लिखने के बाद आगे मैंने लास्ट टाइम जब हमने लिखा था, जो हमने लाइब्रेरी की एग्जाम्पल की थी, तो हमने वहां पर लिखा था हेलो वर्ल्ड। तो जबकि अब हमने हेलो वर्ल्ड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है, तो हम क्या करेंगे कि हम एग्जैक्टली उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दे देंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट हमारी है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगी हेलो वर्ल्ड, जो कि हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे हमने स्टोर करवाई है। इस तरह से हमारे पास इसकी कुछ आउटपुट आएगी। ठीक है जी, इस तरह से हम अपने पास जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल देख लिया कि किस तरह से क्रिएट करेंगे, और अगर उसे हमने आउटपुट लेनी है तो वो किस तरह से लेंगे, हमने ये भी अपने पास देख लिया। ठीक है, उसके बाद अब आगे हम देखते हैं, अगर हमें लाइक इस तरह की कंडीशन आ जाए कि हमें अगर दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को एक्चुअली अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना हो, आपस में जोड़ना हो, मर्ज करना हो,
कि वो एज एक स्ट्रिंग शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, आगे वो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर मौजूद है पीएचपी के अंदर, जो कि है डॉट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन करते हैं दो स्ट्रिंग्स की, ठीक है। हम इसे यूज करते हैं दो स्ट्रिंग्स की कॉन्कैटिनेशन के लिए, जहां पे भी हमें करना हो दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट या दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को करना हो कॉन्कैटिनेट, तो हम इसे वहां पे यूज करते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जी मेरे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग वेरिएबल है, text1 के नाम से और text के नाम से, ठीक है। फर्स्ट के अंदर लिखा है हमने हेलो वर्ल्ड, दूसरे के अंदर लिखा है व्हाट अ नाइस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, व्हाट अ नाइस डे, हमने ये दोनों को प्रिंट करवाना है एक साथ, दरमियान में इन्हें हम कॉन्कैटिनेट करवाएंगे। तो हम किस तरह से काम करें कि हमने क्या किया, हमने नीचे एको के अंदर आके हमने एको लिखा, एको लिखने के बाद हमने फर्स्ट वेरिएबल का नाम लिख दिया text1, जो के नाम रखा हुआ है हमने $text1। उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो कि है डॉट का साइन, तो हमने वो यूज किया। दरमियान में हमने डबल कोटेशंस लगा के थोड़ी सी स्पेस दे दी एक्स्ट्रा, के दोनों स्ट्रिंग बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई ना लगे, थोड़ी सी उनके दरमियान जो है वो स्पेस शो हो। तो उसके बाद डबल कोटेशंस के बाद हमने दोबारा से डॉट को यूज किया, देन अगेन हमने सेकंड वेरिएबल का नाम जो है वो लिख दिया। तो इसकी आउटपुट जो है वो देख लेते हैं। आउटपुट हमारे पास इसकी कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है, हेलो वर्ल्ड व्हाट अ नाइस डे, इस तरह से हमारे पास कुछ इसकी आउटपुट जो है वो शो होगी। मजीद अगर आप देखना चाहें कि हम वेरिएबल इस तरह के स्ट्रिंग के साथ क्या क्या मजीद फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको विजिट कर लेना है यहाँ पे W3 स्कूल की वेबसाइट पे ऑफिशियल, ठीक है। वहाँ पे जाएंगे तो आपको मजीद इसके रिलेटेड जो है इसके डाटा मिल जाएगा कि हम क्या क्या मजीद फंक्शनलिटीज जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जी आगे अब हमारे पास आ जाते हैं पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स। तो हमने इनके अंदर यूज किया हुआ पीएचपी के अंदर प्लस का साइन यूज किया हुआ है, जो इक्वल का साइन है वो यूज किया हुआ है। ये दोनों जो है पीएचपी के ऑपरेटर्स हैं, इन दोनों को हम यूज कर चुके हैं अभी तक। मजीद देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से पीएचपी के ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनके अंदर हम जिनको यूज करते हुए हम डिफरेंट बेसिकली फंक्शनलिटी जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आगे हमारे पास जो अवेलेबल है यहाँ पे। ये जी मेरे पास कंप्लीट लिस्ट आ रही है ऑपरेटर्स की, ठीक है, आप देख सकते हैं सभी। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, इस स्क्रीन का, ताकि आपके पास सेव रहे और बाद में भी आपको ये हेल्पफुल हो सके। यहाँ पर अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, रजिस्टर और पेंसिल आपके पास है, तो जल्दी से इन्हें आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पे चार तरह की हैं पीएचपी के अंदर अवेलेबल। इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी होती है हमारे पास, और लास्ट पे हमारे पास आती है स्विच स्टेटमेंट। ये हमारे पास टोटल चार तरह की स्टेटमेंट्स हैं पीएचपी के अंदर जिन्हें हम यूज करते हैं। तो बारी बारी हम करते हैं इनकी एक एक एग्जांपल, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। तो इसकी एग्जांपल जो मैं आपको शो करता हूँ, तो ये देखें जी हमारे पास हमने HTML के अंदर ही कोड अब लिखा हुआ है पीएचपी का। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक $D नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है और उसे वैल्यू असाइन की है डे की। यहाँ पे फंक्शन है डेट के नाम से, उसके थ्रू क्या होता है कि हमने उसे बता दिया, एक लेटर डी बताया कैपिटल में हमने उसे, कि जिसकी वजह से वो क्या करेगा कि हमें डी फंक्शन एक रिटर्न करेगा करंट आज के दिन का नाम, जो भी आज का दिन है, ठीक है, वो हम इस फंक्शन के थ्रू गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज फ्राइडे है तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा कि ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा FRI। तो हम चेक करते हैं कि क्या FRI के इक्वल है ये, क्योंकि हमने डी के अंदर FRI वही स्टोर कर रहा है ना, वो जो फंक्शन अभी हमने ऊपर यूज किया वो फंक्शन हमें यही चीज बेसिकली रिटर्न कर रहा है कि इसके अंदर वो FRI स्टोर कर रहा है ऊपर। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे इसे कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं, डबल इक्वल साइन लगाते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल का साइन जो है वो यूज होता है असाइनमेंट के लिए। डबल इक्वल लगाएंगे जिसके थ्रू हम चेक कर पाएंगे कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर तो ये इक्वल हैं तो देन क्या हमारे पास नीचे एको हो जाएगा हैव अ नाइस वीकेंड। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये है हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल इफ स्टेटमेंट की। इसी तरह से हमारे पास आगे देख लेते हैं इफ एल्स की स्टेटमेंट की। इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इफ एल्स की स्टेटमेंट के अंदर भी यहाँ पे सेम हमने क्या किया कि हमने डी के अंदर एक फंक्शन कॉल करवा के कुछ वैल्यू स्टोर करवाई, उसके बाद हमने इसे एको कर दिया डेट को। तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू अब हम उस फंक्शन के थ्रू मिल रही थी वो भी प्रिंट हो जाएगी, हमें उसका भी आइडिया हो जाएगा कि उसके अंदर हमें क्या वैल्यू मिल रही है। दूसरा अब हमने बेसिकली चेक करना है यहाँ पे इफ एल्स को कि वो किस तरह से वर्क कर रही है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम नीचे आकर अगेन हमने वही कंडीशन लगाई पहले की तरह की कि $D डबल इज इक्वल FRI,
ठीक है। एफ आर आई हमने डबल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है और डी के अंदर भी स्ट्रिंग वैल्यू ही स्टोर हुई है। अब अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हैव अ नाइस वीकेंड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में था। लेकिन लास्ट एग्जांपल में हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो तब भी कुछ करना है। अब यहाँ पे हमने वो भी एल्स की स्टेटमेंट लगा दी है कि अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम हैव अ नाइस वीकेंड नहीं प्रिंट करवाएंगे, तब हम प्रिंट करवाएंगे हैव अ नाइस डे। इस तरह से हमारे पास इफ एल्स जो है वो वर्क करती है। आगे देख लेते हैं इफ एल्स इफ की जो कंडीशन है वो किस तरह से काम करती है। हमने क्या किया कि हमने अगेन डी के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई एक फंक्शन को कॉल करते हुए डेट नाम से, जो कि फंक्शन है। हमने अब चेक किया कि क्या आज का दिन जो है, जो कि आज की वैल्यूज ने उस फंक्शन के थ्रू स्टोर करवाई है फंक्शन है डी वेरिएबल में, क्या वो फ्राइडे है। अगर तो एफ आर आई लिखा हुआ, अगर तो एफ आर आई वैल्यू उसमें स्टोर होती है तो वो क्या करेगा कि वो स्क्रीन के ऊपर हमें प्रिंट करवा देगा हैव अ नाइस डे। ठीक है जी, सॉरी मैं यहाँ से शो नहीं करवा पाया, सॉरी। सो अगर तो उसकी वैल्यू एफ आर आई है तो क्या होगा कि हमारे पास एको हो जाएगा हैव अ नाइस वीकेंड। अगर उसकी वैल्यू एफ आर आई स्टोर नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि अगर उसकी एफ आर आई वैल्यू स्टोर नहीं हुई है, मैं चाह रहा हूँ ये चेक करना क्या आज संडे है, तो मैंने यहाँ पे नीचे एक कंडीशन मजीद लगा दी। अब फर्स्ट कंडीशन थी मेरे पास, अब मैंने साथ ही उसके एक और कंडीशन लगा दी। पहले मैंने चेक किया कि क्या आज फ्राइडे, अगर फ्राइडे है तो वो प्रिंट कर दो, अगर आज फ्राइडे नहीं है एल्स, तो देन वो एल्स कंडीशन में आएगा, अगेन चेक करेगा नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरे पास। नेक्स्ट कंडीशन मैंने उसे दिया कि चेक करो क्या आज संडे है, अगर तो संडे है तो देन वो प्रिंट करवा देगा हैव अ नाइस संडे। ठीक है, अगर आज संडे भी नहीं है और फ्राइडे भी नहीं है तो देन क्या वो प्रिंट करवाएगा, सिंपली वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और वहां से वो प्रिंट करवा देगा हैव अ नाइस डे। ठीक है, इस तरह से वो सिर्फ ये लास्ट वाला ब्लॉक जो है सिर्फ उसी का कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर उसे दोनों की अबव की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है हमारी। तो जी ये हमारे पास ये तीन कंडीशंस। आगे हमारे पास आ जाती है स्विच कंडीशन, कि हम स्विच को किस तरह से यूज करते हैं। तो स्विच के अंदर बेसिकली हमने ये इसका सिंटैक्स भी है और एग्जांपल भी है, दोनों देख लें अपने पास। अगर नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें लाजमी। मोस्टली स्टूडेंट्स को इसके अंदर मसला आता है कि किस तरह से काम करती है। बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू जो है वो पास करनी होती है स्विच के अंदर। जो स्विच के हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं, इसके अंदर हमें सिर्फ एक वैल्यू पास करनी होती है। वो कैरेक्टर हो सकता है या वो इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल कैरेक्टर बेस्ड होना चाहिए, वो मल्टीपल पे नहीं होना चाहिए, वो सिंगल होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही हम स्विच के अंदर आते हैं तो हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास सिनेरियो में अगर देखें तो हमारे पास टोटल 3 केसेस दिए गए हैं। अब मैंने x के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई थी 1, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कंडीशन जो है वो रन होती है, तो वो क्या करेगा कि वो चेक करेगा स्विच कि ये 1 किस केस में आ रहा है, केस 1 में है, केस 2 में है, केस 3 में है, जिस भी केस में है। अब केस के साथ आगे जो 1 लिखा हुआ है ये हमारे पास मैंडेटरी नहीं है कि हमने यहाँ पे 1 ही लिखना है। यहाँ पे ये वो वैल्यू हम लिखते हैं जिसको हम चेक कर रहे होते हैं कि अगर कंडीशन में चेक कर रहे हैं ना, हम लास्ट कंडीशन में चेक कर रहे थे एफ आर आई, तो अब यहाँ पे हम न्यूमेरिक को चेक कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज ही यूज की हुई है, क्योंकि हमने उसे पास भी न्यूमेरिक एक नंबर कर रहे हैं तो हमने आगे वो नंबर ही यहाँ पे लिखा हुआ। अगर हम कोई स्पेसिफिक एबीसी का लेटर यूज करते तो हम एग्जैक्ट वो लेटर यहाँ पे लिखते। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1 2 3 लिखें, आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से कंडीशन लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर उसे केस मिल जाता है, अगर उसे केस के साथ उसकी वैल्यू जो भी उसने पास की है वो मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो वो क्या करता है कि स्विच जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू की चेक करता है, वो प्रिंट करवा देगा नो नंबर बिटवीन 1 to 3। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज किया। मे भी आप कुछ लोगों को जो कि न्यू है तो उनको नहीं समझ आ रही हो कि ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, लेकिन जिन्होंने C++ में काम किया तो उनको आइडिया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट वहां पे भी यूज करते थे हम स्विच के अंदर। हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसे स्टॉप करने के लिए ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज करते हैं। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि केस 1 अगर ट्रू होता है, केस 1 में वो जाता है, वहां से एको करता है नंबर 1 को, तो उसके बाद वो केस 2 में चला जाएगा, केस 3 में चला जाएगा। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करेंगे, अगर यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो क्या होगा कि वो सिर्फ केस 1 को ही प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक कर देगा तो वो स्विच में से बाहर आ जाएगा, बाकी प्रोग्राम को देखेगा और बाकी प्रोग्राम के साथ जो है वो काम करेगा, वो इसको जो है वो इतना ही सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा। सो इसके बाद हम आगे देखेंगे अपने पास अरेज किस तरह से यूज करते हैं। हमने देख लिया कि हम किस तरह से यूज करेंगे कंडीशंस को।
कंडीशंस के बाद आगे अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास अरेज जो है वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं PHP के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे अरेज हैं। अरे अब क्या होती है कि अरे एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि नेम सेम रहता है, इंडेक्सेस चेंज होते रहते हैं और हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो हैं उनको स्टोर करवा पाते हैं अरे के थ्रू। अगर हम वेरिएबल यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें अलग-अलग से 3 जो है वो वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। कार के अगर वैल्यू की एग्जांपल दें तो हमें सब वोल्वो BMW जो है हमें अलग-अलग से 3 W यहाँ पे ये बनाने पड़ते हैं वेरिएबल्स और उनकी अलग-अलग से मेमोरी के अंदर क्रिएट होती है एक जगह और वहाँ पे वो असाइन होते हैं। तो आगे आपको जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम वेरिएबल को क्यों यूज नहीं करेंगे और हम अरे को क्यों यूज करेंगे और किन सिनेरियो में करेंगे। फॉर एग्जांपल कि एक क्लास है, ठीक है बच्चों की, उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल टोटल 5 बच्चे हैं क्लास के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर तो 5 बच्चे हैं क्लास में तो हम उनके लिए अलग-अलग से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग-अलग से हम वेरिएबल्स 5 क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू अब थोड़ी सी है, हमारे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स 500 हो जाते हैं या 50 हो जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप 50 टाइम या 500 टाइम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करोगे और उसके अंदर वैल्यू साइन करोगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो आपने ऐसी कोशिश भी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसके लिए इन पर्पस के लिए यूज होते हैं कि जहाँ पे हमें सेम पर्पस के लिए वेरिएबल बार बार डिक्लेयर करना पड़ रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसके लिए अरे क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके थ्रू हम फिर वैल्यूज आगे अपनी फर्दर यूज करते रहते हैं। PHP में हमारे पास ना बेसिकली 3 तरह की अरेज होती हैं। न्यूमेरिक अरे होती है, एसोसिएटिव अरे होती है और लास्ट पे हमारे पास होती है मल्टी डिमेंशनल अरे। तो आइए देखते हैं आप इनको बारी बारी एग्जांपल्स के साथ। तो जी सबसे पहले हमारे पास आती है यहाँ पे न्यूमेरिक अरे कि न्यूमेरिक अरे क्या है और किस तरह से यूज होती है। तो बेसिकली हम इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से कर रहे हैं, इनकी क्लासिफिकेशन हम बेसिकली कर रहे हैं इनके इंडेक्स की बेस पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास है स्टार्ट में एक ही वेरिएबल नेम कार्स 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 और कार्स, लेकिन अब इनके साथ एक्स्ट्रा चीज एक लग गई है कि हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर इंडेक्स लिखना शुरू कर दिया। 0 से इसका स्टार्ट होता है इंडेक्स, ठीक है, 0 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ 0 पे हमने वैल्यू रख दी, इसी तरह से 1 के ऊपर वैल्यू रख दी, 2 पे वैल्यू रख दी और 3 पे वैल्यू रख दी हमने टोटल। इस तरह से अब हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए हैं और नाम हमारे पास वेरिएबल का एक ही है, लेकिन इंडेक्स सिर्फ डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें वैल्यू गेट करनी है इनकी, तो हम सेम यही इंडेक्स को यूज करेंगे। अगर मुझे BMW की वैल्यू को गेट करना है तो मैं क्या करूंगा कि सेम कार्स ही लिखूंगा, $, कार्स ब्रैकेट्स और उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा नंबर 2। मैं 3 नहीं लिखूंगा, मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे। तो मुझे जो है वो BMW की वैल्यू मिलेगी जो कि 3rd नंबर पे है। और एक इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ से 0 1 2 और ये 2 नंबर जो है वो आ रहा है 3 इंडेक्स का। तो इस तरह से हमारे पास न्यूमेरिक अरेज जो है यहाँ पे होती हैं। तो आगे देख लेते हैं हमारे पास एसोसिएटिव अरेज भी जो है वो किस तरह से वर्क करती हैं। अब एसोसिएटिव अरेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एसोसिएटिव अरेज के अंदर इंडेक्स की जगह पे, जहाँ पे लास्ट टाइम हम न्यूमेरिक वैल्यूज यूज कर रहे थे, उस न्यूमेरिक वैल्यूज की जगह पे हम यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग्स को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हमारे पास जो एसोसिएटिव होती है वो इस तरह से वर्क करते हैं कि हम इसके अंदर जो इंडेक्स होता है वो अपना स्ट्रिंग टाइप का रखते हैं। अब हमारे पास लास्ट अरे है मल्टी डिमेंशनल अरे, तो वो देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करती है। हमने क्या किया कि हमने अभी तक देखा कि अरे के अंदर हमने बारी बारी करके सिर्फ वैल्यूज असाइन की थी, लेकिन हम अरे को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अरे का यहाँ पे फंक्शन मौजूद है, उसके थ्रू भी सिंटैक्स इसका क्या है कि $, हमारा नॉर्मली अरे का नाम इक्वल साइन और आगे हमने लिखना होता है अरे और डबल पैरेंथेसिस। उससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक अरे एम्प्टी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अब हमने उसमें वैल्यू देनी है, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर में होती है अरेज। जैसे आपने लास्ट में देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो था कि एक इंडेक्स है पीटर नाम से, उसकी जो कि वैल्यू है 32। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वर्क कर रहा है कि यहाँ पे अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे अब इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाया अपने पास मल्टी डिमेंशनल में कि हमने यहाँ पे ग्रिफन नाम से एक की दी हुई है। इस ग्रिफन नाम की के अगेंस्ट हमने एक न्यू वैल्यू साइन करवाई है जो कि है एक न्यू अरे। क्योंकि मल्टी डिमेंशनल की बात करें तो मल्टी डिमेंशन की मतलब ही ये है कि 2 डिमेंशनल या 2 से ज्यादा डिमेंशंस होंगे हमारे पास, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा इंडेक्सेस जो हैं वो होंगे। नॉर्मली हम 2 तक ही जाएंगे, इससे मजीद जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो वो आपको जो है वो समझ भी नहीं आएगा इजीली। तो हम यहाँ पे 2 तक ही रखेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू दी है कि इनकी
फर्स्ट में ग्रिफन उसको न्यू अरे के असाइन करवा दी दोबारा से और उसकी वैल्यू हमने दे दी पीटर लुइस मेगन। ठीक है, इस तरह से नीचे हमने जो है ये क्रिएट कर ली हैं दो मजीद अरेज। तो अगर अब हमने इनकी आउटपुट लेनी है तो आउटपुट हम किस तरह से लेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारे पास अगर हमने इनकी आउटपुट लेनी है तो वो हमारे पास इस तरह से इसकी आउटपुट आएगी कि एक मेन अरे, फर्स्ट इंडेक्स, उसके बाद हमारे पास सेकंड इंडेक्स जो है, फर्स्ट इंडेक्स आएगा ग्रिफन और सेकंड इंडेक्स आएगा हमारे पास जो भी एग्जैक्ट उसकी पोजीशन है, क्योंकि सेकंड जो है हमारे पास अरे वो एक न्यूमेरिक अरे है, फर्स्ट अरे जो है वो एसोसिएटिव अरे है और ये दोनों मिलके जो है वो एक मल्टी डिमेंशनल अरे जो है वो हमारे पास क्रिएट कर रही हैं। तो जब देख लेते हैं हम कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी एक अरे में से मल्टी डिमेंशनल अरे में से वैल्यू अगर लेनी हो तो हम क्या करेंगे कि हमने एको करवाना है यहाँ पे इज मेकर अ पार्ट ऑफ द ग्रिफिन फैमिली। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एको में कराते हैं इज और आगे हम एग्जैक्ट उस अरे का जो नाम था वो लिखेंगे $साइन फैमिलीज जो कि नाम है इसका, यहाँ पे ये देखें। उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स हमने दे दिया ग्रिफन। हम चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रिफन के अंदर जो है वो क्या मेगन के नाम से कोई है पर्सन मौजूद है। तो हमने क्या कि ग्रिफन और उसके बाद 2 नंबर पे है ना मेगन, यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे 2 दे दिया, पास कर दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, एग्जैक्ट वही कोड इज मेगन अ पार्ट ऑफ द ग्रिफिन फैमिली। तो ये थी हमारे पास जो है मल्टी डिमेंशनल अरे। इसके बाद अब हम आगे देखेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स पीएचपी के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं और कौन कौन से लूप्स मौजूद हैं। पीएचपी के अंदर बेसिकली लूप्स हम यूज क्यों करते हैं, बेसिकली हम पीएचपी के अंदर लूप्स यूज करते हैं कि हमें अगर कोई भी वर्क को इटरेटिव वे में करना होता है, हमें मल्टीपल टाइम्स कोई भी टास्क परफॉर्म करना होता है। जैसे हम अगर अरेज की बात कर रहे हैं कि हमें अगर अरे में से कुछ वैल्यू प्रिंट करवानी है तो हम वहां पे, क्योंकि अरेज के अंदर इंडेक्स काफी बड़ा है, अगर तो 1-2 होगा तो वो तो हम मैन्युअली कर लेंगे, लेकिन इंडेक्स अगर 300 हो तो क्या आप 300 टाइम वो अरे का नाम लिखेंगे और साथ उसका एग्जैक्ट इंडेक्स लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करते हैं हम प्रोग्रामिंग में, इस तरह से हेक्टिक वर्क लॉन्ग वर्क नहीं हम करते हैं। तो स्मार्ट वर्क यही कहता है कि हम यहाँ पे लूप्स यूज करें बजाय कि हम वो बारी बारी हम एक एक इंडेक्स लिखें। ठीक है, 300 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 लूप्स हैं पीएचपी के अंदर। फर्स्ट लूप हमारे पास वाइल, डू वाइल है, फॉर है और फॉर ईच है। बारी बारी करके इनके एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे $साइन आई के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर वैल्यू हमने रख दी 1। अब हम चाह रहे थे कि एक्चुअली 5 टाइम जो है हम एक लाइन एको करवाएं। अगर हम मैन्युअली करते तो हमें क्या करना पड़ता कि हमें वो 5 टाइम यहाँ पे लिखना पड़ता, लेकिन अब हम बेसिकली लूप्स यूज कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने वाइल के अंदर सबसे पहले आती है उसकी कंडीशन, कंडीशन के बाद आगे उसका कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ब्लॉक होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला काम होना है। तो ये अब वर्क कैसे करते हैं कि जब तक तो उसकी कंडीशन ट्रू रहेगी ये इसके आगे वाला ब्लॉक जो है वो वर्क करता रहेगा, तब तक ये रन करता रहेगा। हमने यहाँ पे लिखा $साइन आई इज लेस देन और इज इक्वल टू 5 कि आई जो है वो छोटा है या बराबर है 5 के, तब तक इसकी लूप को चलते रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, उसके बाद आ जाते हैं अगर एको के अंदर यहाँ पे देखते हैं तो हमने एको करवा रहे हैं दिस नंबर इज डैश आई। फर्स्ट टाइम जो है वो 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में आके उस आई की वैल्यू को जो है हम प्लस प्लस कर रहे हैं, मीन्स के 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ये एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे डबल प्लस का साइन। ये इस सारी लूप की आउटपुट जो है वो इस तरह से कुछ आएगी कि नंबर 1 पहले आएगा, द नंबर इज 1, द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, 4 एंड 5। इस तरह से टोटल 5 लाइन जो है ये प्रिंट होंगी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन हमने तो यहाँ पे देखें अगर, तो हमने तो सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन सिर्फ यहाँ पे लिखी थी, हमने तो 5 टाइम लिखा नहीं है। तो ये बेसिकल ये पावर है लूप्स की। ये लूप्स के थ्रू हम इस तरह से आइटरेटिव वर्क जो होता है वो करते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी डू वाइल लूप के। डू वाइल लूप के अंदर किस तरह से काम होता है। डू वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम एक टास्क कर लेते हैं, उसके बाद इसमें कंडीशन चेक होती है। हम वाइल के अंदर क्या कर रहे थे कि हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, उसके बाद आगे उसका जो ब्लॉक था वो रन होता था। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता है। डू वाइल में पहले उसका आउटपुट 1 मिनट बाद शो हो जाता है एटलीस्ट 1 टाइम, मल्टीपल टाइम नहीं, एटलीस्ट 1 टाइम। उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन की बेस पे वो मजीद रन करता है। स्टार्ट हुआ हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम का फ्लो जो है वो $साइन आई के अगेंस्ट हमने 1 स्टोर करवाया। 1 स्टोर करवाने के बाद आगे हमारे पास है यहाँ पे लूप का जो है पार्ट स्टार्ट हो रहा है। डू के अंदर जब क्या हुआ कि डू के अंदर जाके उसने फर्स्ट टाइम इसे यहाँ से इस तरह से प्रिंट भी करवा दिया और प्लस प्लस भी हमने कर दिया, मीन्स के अब आई की वैल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम में ही वो 2 हो गई है। नीचे उसके बाद प्रिंट भी हो जाएगा द नंबर इज 2। अब इसका आउटपुट जो है वो 1 नहीं आएगा, इसका आउटपुट जो है वो 2 आएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम में ही आते साथ ही प्रिंट करवाने से पहले ही आई की वैल्यू जो है वो चेंज करवा दिया। आई की वैल्यू हमने
ट्रू कर दिया है, इस वजह से फर्स्ट टाइम ये रन हो जाएगा। रन होने के बाद नीचे वाइल कंडीशन में आएगा, चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू इक्वल या छोटी है 5 से, ठीक है। उसकी बेस पे ये दोबारा जो डू है उसके पार्ट को रन करेगा। अगर तो ये छोटी है फर्स्ट टाइम आएगा तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, तो ये दोबारा से रन करेगा, फिर 3 हो चुकी होगी, ठीक है, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इस तरह से ये अप टू 6 टाइम्स आएगा। इस तरह से कुछ ये वर्क करेगा ये सारा ये लूप जो है। फर्स्ट टाइम ये प्रिंट करवाएगा द नंबर इज 2, द नंबर इज 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से सोन ये जो है जितना भी हमने कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये लूप चलता रहेगा। डू वाइल के अंदर और वाइल के अंदर डिफरेंस यही है कि डू वाइल के अंदर डू जो होता है वो एटलीस्ट एक मरतबा रन होता ही होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है और कंडीशन बेस पे वो बाकी का वर्क करता है। वाइल के अंदर जो है वो पहले कंडीशन देखता है और फिर बाकी का वर्क करता है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस जो है वो बेसिकली यही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दी फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप किस तरह से वर्क करता है, तो जो फॉर लूप है वो इन दोनों से थोड़ा सा जरा डिफरेंट वर्क करता है। कंडीशन भी पहले चेक करता है, ठीक है, उसकी बेस पे ही वर्क करता है। अब ये होगा क्या जी कि फॉर लूप हमने क्रिएट किया, सबसे पहले हमने आई की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 1। इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं, आपने याद रखना है। फर्स्ट के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, सेकंड के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं और थर्ड के अंदर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमने करना था वो यहाँ पे हम करते हैं, ना कि लूप के अंदर जाके। लास्ट अगर देखें एग्जांपल्स के अंदर तो हम क्या कर रहे थे, लूप के अंदर जाके वो आई को प्लस प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम स्टार्ट में ही बता देते हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो वो यहाँ पे स्टार्ट में हो जाता है जी। अब ये वाली लाइन है जो कि हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है 5 टाइम, तो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होगी। ये था हमारे पास फॉर लूप और लास्ट पे हमारे पास अब आ जाता है फॉर ईच लूप। तो देख लेते हैं फॉर ईच लूप किस तरह से वर्क करता है। अच्छा, अब ये जो फॉर ईच लूप है ना, ये इसके अंदर हमें कोई कंडीशन नहीं बतानी पड़ती कि कितने टाइम इसने रन होना है, ये खुद ब खुद ही चेक करता है कि उसे कितनी वैल्यू मिली है। बेसिकली ये स्पेशली बनाया ही गया हुआ है अरेज के लिए, ठीक है। ये स्पेशली यूज होता है सिर्फ अरेज के लिए, ये नॉर्मली नहीं यूज करते हम, सिर्फ जब अरेज के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो ये स्पेशली सिर्फ तभी यूज करते हैं हम। ये डायनेमिकली चेक करता है कि अरे का इंडेक्स कितना है, उतने टाइम ही ये जो है वो खुद ही रन होता है, बारी बारी करके हमें हर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो देता जाता है और हम वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाते जाते हैं। अब ये किस तरह से वर्क कर रहा है वो देख लेते हैं। एको कर रहे हैं हम आगे वैल्यू को, और अब ये वैल्यू क्या है, हमने सबसे पहले क्या किया कि $x के एक अरे बनाई, ठीक है। उसके अंदर 3 वैल्यूज हमने स्टोर करवाई हैं, 1, 2 और 3। 3 वैल्यूज हमने स्टोर करवा दी। अब अरे का इंडेक्स कितना हुआ 2, अरे का इंडेक्स कितना होगा 3 नहीं 2, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, ठीक है। टोटल मीन्स के वैल्यूज 3 है लेकिन इंडेक्स जो है वो 2 रहेगा इसका। तो जी फर्स्ट पे हमारे पास आती है $x हमारे पास जो कि अरे है, और एज यहाँ पे मैंडेटरी हमने आपने इसे ऐसे ही लिखना है एज, और उसके बाद जो है आपने लास्ट पे लिख देना जो भी। यहाँ पे अपनी मर्जी होती है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि बारी बारी वो फेच करता है अरे में से वैल्यू को, और वो वैल्यू जो होती है वो यहाँ पे लाके एज के बाद जो भी आप वेरिएबल का नाम रखोगे उसके अंदर स्टोर करवा देता है। तो यहाँ पे हमारे केस में जो है वो वैल्यू ही है, यहाँ पे नाम उसका $वैल्यू। तो वो क्या कर रहा है कि बारी बारी इसकी वैल्यू लाके यहाँ पे वो स्टोर कर रहा है। तो अब इसकी आउटपुट किस तरह से आएगी वो देख लेते हैं। कुछ इसकी आउटपुट जो है वो इस तरह से आएगी हमारे पास 1, 2 और 3, क्योंकि 3 वैल्यूज हैं और 3 टाइम ही इसने रन होना है खुद ही। तो ये थे जी हमारे पास टोटल 4 लूप थे कि किस तरह से लूप काम करते हैं, वो भी आपने देख लिया, रेस के साथ देख लिया कि किस तरह से काम करते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम फंक्शंस को। असल पावर PHP के अंदर जो है उसके फंक्शंस की वजह से है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट जगह पे। हमें मल्टीपल टाइम जो है वो सेम कोड को रिपीटिवली नहीं लिखना पड़ता है, हम 1 मिनट पर लिख के रख देते हैं और वो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो मल्टीपल टाइम पे यूज होता है। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करनी पड़ती है और वो हो जाता है काम। अब PHP के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 700 के करीब जो है अभी तक फंक्शंस मौजूद हैं PHP के अंदर, जो कि डिफरेंट टाइप के हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर तो अभी तक आपने स्किप करके वीडियो नहीं देखी है, मुसलसल वीडियो देखना, तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन यूज किया था डेट नाम से, और हमने उसे एक पैरामीटर पास किया था कैपिटल D। तो वो जो था वो एक PHP का बिल्ट इन फंक्शन था जो कि हमें कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके दे रहा था। अगर मजीद आप देखना चाहें कि कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं तो आप PHP रेफरेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इसका जो है वो मिल जाएगा कंप्लीट पेज। बेसिकली अब हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो PHP फंक्शन बनाने के रिलेटेड जो कुछ हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो लाजमी करिएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो PHP का फंक्शन है वो स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर के साथ, किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता है। जब भी फंक्शन का नाम स्टार्ट होगा वो लेटर होगा या फिर वो अंडरस्कोर होना चाहिए, वो नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर के साथ आप नहीं बना सकते हैं फंक्शन यहाँ पे PHP में।
उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्टूडेंट का नाम, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर क्या करता हूँ कि मैं वो सारी फंक्शनैलिटी लिखता हूँ जिसके थ्रू स्टूडेंट का नाम जो है वो प्रिंट होता है। अगर मैं इसे नाम दे दूँ सिर्फ डिस्प्ले, क्योंकि काम तो वही कर रहा है ना, डिस्प्ले ही कर रहा है ना वो वैल्यूज को, लेकिन अगर मैं खाली डिस्प्ले लिख दूं तो वो नहीं बता रहा कि ये बेसिकली फंक्शन किस लिए बनाया गया है। मुझे तो पता होगा कि किस लिए बनाया गया, लेकिन अगर कोई और देखता है तो उसे जो है वो पहले देखना पड़ेगा कोड के अंदर जाकर कि असल में इसके अंदर काम क्या हो रहा है। तो इस वजह से कुछ इस तरह से नाम रखें कि जो रिफ्लेक्ट करे उसके अंदर जो भी काम किया हुआ है उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे नाम लिख दूँ डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, ठीक है, तो ये तो काफी बड़ा लेंथी नाम हो जाएगा, लेकिन इसके जगह पे हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं डिस std और आगे नेम, ठीक है। तो इसे पता लगेगा कि कोई भी देखेगा उसे इंटरनेट रीडर को पता लगेगा कि यहाँ पे अब जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है स्टूडेंट के नेम्स को। तो अब यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक बनाई हुई है, ये देखें यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज जो है वहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, ऑरेंज ब्लॉक को देखें बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हमें लिखना होता है फंक्शन के बाद उसका जो भी नाम है, ठीक है। फंक्शन का नाम डिफाइन करने के बाद हमने आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करनी है। पैरेंथेसिस के अंदर अगर पैरामीट्रिक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो आप पैरामीटर्स के नाम लिख सकते हैं, वेरिएबल्स के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, और उसके बाद आगे आपने इसके लगा देनी होती है अपनी कर्ली ब्रैकेट, जो कि होता है उसके आगे ब्लॉक जो कि वर्क करता है बेसिकली उसका फंक्शन को कॉल करने पे। सो इसकी जो आउटपुट आने वाली है वो कुछ इस तरह से आने वाली है, माय नेम इज केजिम, और ठीक है, इस तरह से इसकी जो आउटपुट है वो बेसिकली आने वाली है। और अब ये काम कर किस तरह से रहा है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जी एको कर रहे हैं हम नीचे से ग्रीन ब्लॉक के अंदर से, सबसे पहले आउटपुट आएगी हमें माय नेम इज, जो ये है हमारे पास सबसे पहले ये आउटपुट आएगी माय नेम इज। इतना रन होने के बाद आगे फंक्शन कॉल हो रही है हमारे पास, यहाँ से फंक्शन कॉल होता है, तो फंक्शन कॉल होने से बाकी का जो है उसका नाम एग्जैक्ट अब जो केजिम है वो उसका एग्जैक्ट नाम वहां से प्रिंट होता है। तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद एग्जैक्ट नेम अब जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा उसका, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी हम फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। ये तो था हमारे पास एक सिंपल फंक्शन। आगे आप मजीद देखते हैं और अब पैरामीट्रिक फंक्शन काम किस तरह से करता है एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जी ये मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने बनाई है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऊपर एक फंक्शन मौजूद है राइट नेम के नाम से। बेसिकली हमें पैरामीट्रिक फंक्शन बनाने से ये होता है कि हम पैरामीटर पास करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स हमारा जो फंक्शन है वो कॉल होता है और मल्टीपल टाइम ही हम उसे डिफरेंट डाटा जो है वो सेंड करते हैं और मल्टीपल टाइम वो प्रिंट होता है स्क्रीन पे। हमें मल्टीपल टाइम डाटा जो है वो अचीव हो जाता है डायनेमिक वे में। मीन्स के हमें बेसिकली पैरामीटर्स का जो है वो फायदा हमें यही होता है कि हमें जो है वो बारी बारी काम नहीं करना पड़ता। हमें एक मरतबा फंक्शन अब बना के रख दिया तो अब क्या होगा कि जितनी मरतबा भी हमें अब चाहिए होगा कुछ भी नाम प्रिंट करवाने, तो हम क्या करेंगे सिंपली फंक्शन को कॉल करेंगे और उसका फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ से पास कर देंगे। तो वहाँ पे आगे जो है उसका फर्स्ट नेम पास करने से वो एज अ वेरिएबल आगे पास होता है। यहाँ से देखें अब मैंने एको किया सबसे पहले माई नेम सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर जो है यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको इसके आउटपुट। इस तरह से इसकी जो है वो आउटपुट आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट होगा माई नेम इज, ठीक है। ये प्रिंट होने के बाद यहाँ से ये फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे राइट नेम ये हमारा फंक्शन नेम है। आगे उसका जो पैरेंथेसिस है पैरेंथेसिस के अंदर हमने डबल कोट्स में काइजिम जो है वो यहाँ से आगे फॉरवर्ड किया। तो ये यहाँ से हमारा ये पैरामीटर है। ये आगे ये पैरामीटर आके उस फंक्शन से भी दोबारा अगेन कॉल होता है, वहां से एको यही सेम नेम प्रिंट होता है, साथ उसके लास्ट नेम जो है वो भी प्रिंट होता है। तो इस तरह से कुछ इसकी आउटपुट आती है हमारे पास। माय नेम सबसे पहले माय नेम टैक्स आ गया, उसके बाद उसका नाम आ जाता है और देन लास्ट पे उसका लास्ट नेम आ जाता है। अब देखें फंक्शन जो है वो हमने एक बनाया, अब हमें मल्टीपल टाइम उसे कॉल कर रहे हैं डिफरेंट नेम्स के साथ, ठीक है। तो वो डिफरेंट नेम्स के साथ जो है वो मल्टीपल टाइम हमें आउटपुट भी शो करवा रहा है। तो बेसिकली फंक्शन का फायदा यही होता है कि हम मतलब बना के रख देते हैं, मल्टीपल टाइम उन्हें कॉल करते रहते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पास करते हुए और वो हमारी डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये था हमारा जी पैरामीट्रिक फंक्शन। तो इसके बाद हम आगे अब देखेंगे अपने पास के हम फॉर्म्स के साथ किस तरह से पीएचपी के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो पीएचपी फॉर्म हमारे पास जो है वो वर्क करता है तो बेसिकली अरेज के साथ। इसके अंदर एक होती है गेट मेथड और दूसरा आता है पोस्ट मेथड। ये दो मेथड्स भी हैं और ये दो अरेज भी हैं पीएचपी में। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि गेट और पोस्ट ये दो मेथड्स हैं जो कि यूज करते हैं हम फॉर्म्स के अंदर HTML में। एक चीज क्लियर होगी, उसके बाद अब हम जब वो मेथड वहां पे यूज करते हैं
फॉर्म बनाते हुए हम वहां से डाटा सेंड भी तो करते हैं कहीं पे। अगर एक जगह से डाटा सेंड हो रहा है तो ऑब्वियसली आगे किसी जगह पे वो रिसीव भी तो होगा, जिसकी बेस पे आगे फंक्शन उसके ऊपर डिफरेंट जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम आगे अगर तो हम यहाँ से मेथड जहाँ से डाटा सेंड हो रहा है मेथड अगर हमारा वहां पे जो है वो गेट है, तो आगे जहाँ पे डाटा रिसीव होना है, जहाँ पे फंक्शंस उसके ऊपर परफॉर्म होना है, तो वहां पे हम जो अरे को यूज करेंगे वो गेट होगी। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट अरेज हैं। एक हमने पहले देखी थी ग्लोबल के नाम से $, ग्लोबल, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं जो वो है $_गेट, ये, और दूसरी हमारे पास $_पोस्ट। ये अरेज हैं जो कि PHP के अंदर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शनलिटी जो प्रोवाइड करती हैं। तो आगे देखते हैं, इनको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। सिर्फ थ्योरी को देखने से जो है वो समझ नहीं आती है, इस वजह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो अपने पास ऐड की हैं और एग्जांपल्स की बेस पे आपको जो है वो समझाने की कोशिश की है थ्योरी वर्क, ठीक है। तो आगे अब देखते हैं, अब यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ कि हम किस तरह से ये काम करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर एक्शन है, एक एट्रीब्यूट है उसका मेथड। मेथड के अंदर जैसे मैंने बताया दो तरह के मेथड्स होते हैं, पोस्ट होगा या गेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पोस्ट मेथड यूज किया है। और एक्शन के अंदर जो है हम बताते हैं कि किस जगह पे किस पाथ पे ये फॉर्म सेंड होगा जब ये सबमिट होगा उसके बाद। और नीचे हमारे ये इनपुट फील्ड्स हैं, तो एक में एज आएगा, एक में नेम, और लास्ट पे हमारा इनपुट सबमिट बटन आएगा। ये हमारा एक सिंपल सा HTML का फॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अगर आप लोगों ने इससे पहले HTML और जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। ब्राउजर के अंदर यूज करोगे, सेव करके अपने पास अगर आप इसे ट्राई करोगे तो इस तरह से आपके पास इसका आउटपुट आएगा। और आउटपुट में देख लेते हैं कि कौन सा कोड किस लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, जबकि मैंने नेम के आगे साथ लिखा हुआ जो इनको टाइप, उसमें मैंने टाइप इसकी लिखी हुई है टेक्स्ट, तो ये वाला यहाँ पे आता है, ठीक है जी। उसके बाद जब एज की बात करें तो उसमें भी मैंने यहाँ पे टाइप की टेक्स्ट रखी है, तो ये दूसरी फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। इसके बाद लास्ट वाला बटन है हमारे पास सबमिट का, तो वो ये वाला, ये देखिए उसका आउटपुट ये आता है, ठीक है। ये हमारे 3 चीजें होती हैं। उसके बाद आगे मजीद इसे एक्सप्लोर करते हैं। अब होता क्या कि जैसे ही यूजर जो है वो डाटा सबमिट करने के बाद क्लिक करता है, तो मैंने जैसे बताया कि डाटा जो है वो एक्शन वाले जो भी हमने URL लिखा होगा वहां पे सबमिट होता है। तो वहां पे लिखा हुआ हमारे पास welcome.php, तो वो जितना भी डाटा है वो सारे का सारा वहां पे सबमिट हो जाएगा। आगे welcome.php वाली फाइल पे वो सारा डाटा सबमिट हो जाएगा। अब हमने वहां से रिसीव करना है, तो रिसीव कैसे करेंगे, हमें वो रिसीव होगा पोस्ट की अरे के अंदर, क्योंकि हमने पोस्ट मेथड यूज किया हुआ तो पोस्ट की अरे में यूज करनी पड़ेगी। हम इस तरह से नॉर्मली से आप एक HTML का पेज बना सकते हैं, उसके अंदर अपना आपने PHP का कोड लिखना है और एको कर लेना है आपने पोस्ट की अरे को, और पोस्ट की अरे के अंदर अब ये यहाँ पे यूज हो रहा है एसोसिएटिव इंडेक्स, ये अरे ही है पोस्ट, और इसके अंदर जो हमने f नेम लिखा हुआ है वो एक स्ट्रिंग है और ये एक एसोसिएटिव अरे है, ठीक है। एक एसोसिएटिव अरे है। इसका आउटपुट देख लें, कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे बात आ गई हमारे पास कि ये f नेम क्या है और एज क्या है। आपने अगर देखा हो लास्ट पे जब हमने यहाँ पे पीछे क्रिएट किया था फॉर्म, तो यहाँ पे इनके नेम दिए हुए हैं। जो हमारी इनपुट फील्ड्स है ना, इनको हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है, फर्स्ट को f नेम और सेकंड को एज। तो हमें जिस फील्ड की वैल्यू गेट करनी होती है, हम उसका नेम जो है वो इस अरे के अंदर पास करते हैं, ठीक है। इसका इंडेक्स जो है वो ही सेम नेम होता है, तो उसकी बेस पे हमें जो भी वहां से वैल्यू सबमिट की होती है वो नेक्स्ट पेज पे हमें आके वो ही वैल्यू सेम उसकी रिसीव हो जाती है। तो इस तरह से इसका आउटपुट जो है वो वेलकम जोन, यू आर 28 years old, इस तरह से हमें जो है वो इसका डाटा मिलेगा, क्योंकि वहां से जब सेंड किया गया डाटा तो वहां से सेंड किया गया हुआ डाटा है जोन और 28 ईयर। इस तरह से ये हमारे पास वर्क करता है फॉर्म्स के अंदर। आगे हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं ना बारी बारी करके। अब जो हमारे पास यहाँ पे $_गेट के नाम से ये मौजूद है, इसके अंदर अब डाटा हमें किस तरह से मिलता है कि अगर हमने वहां पे पिछले पेज पे सबमिट पेज पे मेथड जो है वो यूज किया होगा गेट, तो आगे रिसीव जहाँ पे करना है वहां पे हमें रिसीविंग में भी जो है वो गेट की जो अरे है उसे यूज करना पड़ेगा, जो वेरिएबल है हमारे पास ये गेट का उसे यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने वहां पे पोस्ट सेंड किया हुआ, पोस्ट से सेंड किया, तो पोस्ट के अंदर ही डाटा मिलेगा। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में एक देखा कि हमने डाटा जो था वो पोस्ट के थ्रू सेंड किया था, तो आगे हमें रिसीव भी पोस्ट की अरे में हुआ। मजीद आगे देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। एक्शन वही है इसके अंदर भी जी welcome.php, लेकिन मेथड जो है अब वो चेंज है। यहाँ पे मेथड है, यहाँ पे अब गेट का, नीचे फील्ड्स वही हैं, नेम है और एज है। अब होगा क्या कि जिस तरह ही यूजर इस डाटा को सबमिट करेगा, तो क्या होगा कि आगे जितना भी इसका डाटा होगा, जो भी इसने टाइप किया होगा यूजर ने, वो सारा कुछ रिवील हो जाएगा हमारे ऊपर टॉप पे जो आ रहा था URL, उसके अंदर कुछ इस तरह से। सबसे पहले लिखा होगा हमारे पेज का नाम, जिस पेज पे उसने जाना है, उसके बाद आगे उस
फील्ड का नाम, फील्ड के नाम के आगे उसकी वैल्यू, यहाँ पे पीटर और 37 पास की गई है और वही हमें यहाँ पे नीचे शो हो रही है। ये देखें, फर्स्ट हमारे पास नेम आ गया फर्स्ट फील्ड का, एंड आगे उसकी वैल्यू, और इसी तरह से हमारे पास फिर एज, और एज की आगे जो वैल्यू है वो। इस तरह से हमारे पास गेट मेथड जो है वो वर्क करता है। तो यूजुअली जो हम गेट मेथड को जो है वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं अगर डाटा हमारा सिक्योर हो। अब डाटा जो है वो हमें रिसीव कैसे होगा? नेक्स्ट welcome.php वाले पेज पे लास्ट एग्जाम्पल पे तो हमने पोस्ट मेथड के साथ देख लिया था, लेकिन अब ये गेट मेथड के साथ हमें आया हुआ है, तो ये रिसीव कैसे होगा? तो ये रिसीव भी हमें सेम वे में ही होगा जैसे हमें पोस्ट में हुआ था, सिर्फ नेम चेंज हो जाएगा हमारे रे का, कुछ इस तरह से। आउटपुट सेम वही रहेगी जैसे पहले थी, ठीक है। सेम वे में हमने एफ नेम जो है वो उस फील्ड का नाम लिखा जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, इसी तरह से हमने एज जो है उस फील्ड का नाम लिखा जिस फील्ड की हमें वैल्यू चाहिए थी, वो ये भी सेम एसोसिएटिव रे और वो भी एक एसोसिएटिव रे थी। सो आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा मजीद पोस्ट के बारे में कि अगर हम पोस्ट के थ्रू करें तो तब क्या होता है। गेट के थ्रू तो हमने देख लिया कि नीचे जो है ब्राउजर में इस तरह से यूआरएल जो है वो जनरेट होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज करेंगे और किस तरह से पोस्ट मेथड को यूज करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। साथ ये देखें, हमने यहाँ पे मेथड जो है अपना रखा हुआ पोस्ट, तो होगा क्या कि जैसे हमारा ये जो है फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म सबमिट होने के बाद ये डाटा नेक्स्ट पेज पे तो चला जाएगा, लेकिन ये ब्राउजर के यूआरएल में नहीं शो होगा, ठीक है। हमारा डाटा जो है ये इस तरह से सिक्योर होता है इस वे में कि डाटा हमारा जो होता है वो रिवील नहीं हो रहा होता, वो डायरेक्टली दूसरे पेज पे चला जाता है सिक्योर वे में, और आगे जो है वो हम उसे गेट करके डिफरेंट उसके ऊपर टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक दिस, जैसे हमने ये एग्जांपल पहले भी देखी थी कि हमने नेक्स्ट पेज पे आके किस तरह से डाटा गेट किया था। सो ये तो था जी हमारा एक सिंपल सा क्रैश कोर्स। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ थियोरेटिकल कोर्स था, लेकिन साथ मैंने एग्जांपल जो थी वो भी शेयर की थी। उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ आया होगा, किसी को कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क करें और कोई प्रोजेक्ट बना के देखें, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। और अगर इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक आते हैं, या टारगेट है, अगर तो ये आते हैं तो देन ही मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, अदरवाइज जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम नहीं बनाएंगे। सो अब आप लोगों पे ये तो बस जल्दी से जाके अब लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दें और नीचे कमेंट में मुझे बता दें कि आप लोग जो है वो कोर्स देखना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क करें PHP का और साथ में MySQL का। तो आपने नीचे कमेंट करके बताना है। ये तो था हमारा जी बेसिकली एक सिर्फ PHP का कोर्स, क्रैश कोर्स। तो इसी तरह से आपको जो है वो देखने को मिलेंगे इसी तरह से, ठीक है, MySQL के, HTML के और जावास्क्रिप्ट वगैरह के भी।